85% से ऊपर होनी चाहिए और 8% मॉइस्चर उसके अंदर। आइसोलेशन डिस्टेंस जो मिनिमम है वो 400 मीटर इसके अंदर दिया गया है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 98% प्योरिटी दी है बेसिक के अंदर और 98% ही सर्टिफाइड के अंदर है और इसकी बाकी पैरामीटर्स भी दिए गए हैं। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड को किस तरह प्रोड्यूस किया जाए, जो ABR लाइन सिस्टम के जरिए कंपनीज अभी आजकल जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें जस्ट सीड हम इंपोर्ट करते हैं, उसे पैक करते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं। वो ना सिर्फ हमें कॉस्टली पड़ता है बल्कि उसकी अवेलेबिलिटी टाइम पे इसके बड़े इश्यू होते हैं, खासतौर पे अंडर जो हमारा कोविड का सर्कमस्टांस है और जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर बड़ी लेट होती है, जिसकी वजह से हमारी कल्टीवेशन लेट हो जाती है, फार्मर बड़ा परेशान होता है। और जब लेट क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर हम बात करें, लेट सोइंग जितनी होगी उतनी प्रोडक्शन भी आपकी कम और डिजीज और इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन वो भी बढ़ती जाएगी। उसमें आपके पास दो तरह से आपको सीड प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एक तो A और BR लाइन का इनका सीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा हर साल, अगले साल हाइब्रिड सीड F1 सीड प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा A और R के जरिए ये वाला जो मैकेनिज्म है इसमें आपने A लाइन हर साल B के साथ आपने मेंटेन करनी है, A और B का क्रॉस कराना है और ये आइसोलेशन के अंदर होनी चाहिए ताकि जो हनी बी है और दूसरी जो है इसके साथ क्रॉस पोलिनेशन ना हो सके, कंटामिनेशन ना हो। तो आपने A और B को मेंटेन करना है आइसोलेशन के लिए अंदर अलग, कम से कम भी आपका आइसोलेशन डिस्टेंस अगर है तो 1 किलोमीटर, क्योंकि हनी बी की जो मूवमेंट है वो 1 किलोमीटर तक होती है, सर्कल में वो मूव करती है, तो मिनिमम 1 किलोमीटर है, वरना 2 किलोमीटर हो, इससे ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह आपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करनी है, उसमें आपको A लाइन, ये फीमेल लाइन है हमारी जिसे हमने यहाँ पे मेंटेन किया है हर साल मेंटेन करके, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन, इसको आपने R लाइन के साथ क्रॉस कराना है और उसके नतीजे में आपका F1 हाइब्रिड बनेगा। ये ट्रू हाइब्रिड है, ये नहीं है कि हम लगा लें और अगले साल निकलिए जी हाइब्रिड का सीड आया था और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह हाइब्रिड का सीड नहीं होता, वो ओपी वैरायटीज होती हैं। हाइब्रिड का सीड जब भी बनेगा वो इस मैकेनिज्म से बनेगा। आप अपने जब भी कोई MOU बाहर साइन करते हैं तो उनसे A एंड R लाइन का साइन करें ताकि मुल्क में सीड बनाए, सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सीड हो, हमारी लेबर उसमें एंगेज हो और कॉस्ट इफेक्टिव सीड प्रोडक्शन हो, ताकि हम कम रेट पे, अच्छे रेट पे जब सीड अवेलेबल होगा तो ज्यादा फार्मर को उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। अब मैनेजमेंट के हवाले से जो है हमारा इश्यूज, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा इशू ये है कि लास्ट ईयर राया लगा होता है उस फील्ड के अंदर, उसमें हम केनोला लगवा देते हैं। जैसा कि आपको ये फील्ड नजर आ रहा है, ये हम इसी साल का एक फील्ड है, नुमाइशी प्लाट है, केनोला का बोर्ड लगा हुआ है। आपको ये जो पौधे नजर आ रहे हैं ये सारे राय के हैं जिसपे येलो फूल है, जबकि बोर्ड लगा हुआ है सांदल केनोला का। जो सांदल केनोला है ये नीचे आपको नजर आ रहा है। ये राया क्या है, 2 साल भी अगर भी जमीन में पड़ा रहा है, 2 साल बाद जब इसका मौसम आता है, पानी लगता है तो ये फूट पड़ता है और राय की ग्रोथ जो है वो केनोला यानी रेपसीड से जो है वो फास्ट है, वो तेजी से ऊपर चला जाता है और केनोला के जो पौधे हैं वो नीचे दब जाते हैं। इसलिए कम से कम आपने 2 साल जिस फील्ड को सिलेक्ट करना है सीड प्रोडक्शन के लिए, उसमें कम से कम 2 साल आपने ये अश्योर करना है कोई भी राया या केनोला की वैरायटी ना लगी हो। अगर आप केनोला भी लगाते हैं तो वो जो पिछला बीज है बाज वो शूट कर जाता है, वो ऊपर आके आपको शो हो रहा होता है, ऊपर नजर आता है, यूनिफॉर्मिटी फील्ड के अंदर नहीं आती। इसलिए कम से कम ऐसा कोई फील्ड सिलेक्ट नहीं करना जिसमें 2 साल पहले राया लगाओ, 3 साल या उससे ज्यादा पहले का हो तो वो कल्टीवेशन होती है उसमें, और कल्टीवेशन होना भी जरूरी है। ये हो कि 3 साल पहले लगा या 2 साल पहले लगा फिर कल्टीवेशन ही कोई नहीं हुई, उसमें पानी नहीं लगाया तो वो बीज पड़ा रहता है, वो भी उगाता है। ये भी ख्याल रखना है आपने कि कम से कम 2 साल पहले उधर कोई राया या केनोला, या ये क्या है जी मैंने तो केनोला ही लगाया था, ये भी केनोला, पता नहीं उसने कौन सी वैरायटी लगाई थी या हाइब्रिड लगाया था, वो मिक्सिंग हो सकती है। दूसरा, आपने मिनिमम 1 किलोमीटर डिस्टेंस रखना है दूसरे ब्रासिका फील्ड में। ये सीड प्रोडक्शन की, मैं ओपन कल्टीवेशन फार्मर कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहा, सीड कल्टीवेशन के लिए आपने कम से कम ये नहीं कि 7-7 फील्ड लगे हों, ये आपने ख्याल करना है। ये देखें आपको हनी बी का ये दिखाया है, तो इसमें इसका सर्कल जो है वो 1 किलोमीटर तक होता है, 1 किलोमीटर तक, और इसकी पोलिनेशन एयर से नहीं होती, इसकी हनी बी से पोलिनेशन होती है। हनी बी ने इसका पोलन लेके जाके उसको पोलिनेट करना होता है।
इसके लिए दूसरा जो सीड प्रोडक्शन के लिए हमने स्मॉल सीडेड ड्रिल डिजाइन की है और ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में फर्स्ट पेटेंट है, तो इसको आप ले सकते हैं, इससे कल्टीवेशन करें, इसके आपके इंटरकल्चर ऑपरेशंस और सारे जो मामलात हैं, देखें कितनी खूबसूरत इसी ड्रिल से ये लगी हुई है। इसमें गोडी भी कर सकते हैं आप, बाद में थिनिंग भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं और सीड प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। आपको 1.5 फुट इसका डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस रखना है और 6 इंच प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस के अंदर रखना है। अगर फर्ज करें अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, दूसरा मेथड इसका क्या है कि आप इसमें छट्टा दे के खेलियां निकालें और इस तरह उसमें भी आप देखेंगे तो इंटरकल्चर ऑपरेशन हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्योर छट्टे पे ना जाएं। पहले नंबर प्रायोरिटी पे तो सीड प्रोडक्शन जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें ड्रिल के साथ करना चाहिए। ड्रिल पे अगर अवेलेबल फर्ज करें वक्ती तौर पे नहीं है तो फिर आप इस तरीके पे आए, इससे भी होगा। और दूसरी आपकी जर्मिनेशन। तीसरी चीज आपने जो ख्याल करनी है, वतर का ख्याल रखना है। जब ब्रासिका का सोइंग टाइम होता है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वतर खुश्क हो रहा होता है, तो बाज़ फील्ड में आप देखते हैं कि पौधे कुछ राय के अंदर भी, ब्रासिका के अंदर भी शूट कर रहे होते हैं, ऊपर निकल रहे होते हैं, कहते हैं ये तो कोई और वैरायटी है। वो वैरायटी कोई नहीं होती, वो सिर्फ यही होता है कि जिस टाइम उसे सो किया उसे वतर नहीं मिला उस बीज को प्रॉपर, बाद में जब पहला पानी लगाया या बारिश आ गई उससे उसको वतर मिला, वो फूट पड़ा और फिर वो तेजी से अपनी ग्रोथ को करने के लिए वो ऊपर निकल जाता है और ऊपर जाके उसमें फलियां और फूल निकलते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि ये ऑफ टाइप प्लांट है। उसके लिए वतर, तर वतर जिसे कहते हैं ना, गीला वतर रखना बहुत ही जरूरी है ताकि उसकी जो जर्मिनेशन है वो मैक्सिमम हो सके और क्रॉप की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह सके। और इसको कोशिश करें कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर लाजमी सीड प्रोडक्शन को कर लें। राय के लिए आप जो सितंबर का लास्ट वीक है और जो कैनोला है इसके लिए अक्टूबर का पहला हफ्ता, आप डिजीज और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन और इन चीजों से भी बच जाएंगे। और जमीन जिस तरह आप तैयार करते हैं अच्छे तरीके से, 3 साल बाद आपने लेजर फेरना है और 1 बैग SOP 1 बैग DAP आपने जमीन की तैयारी के वक्त डालनी है। यूरिया को आपने स्प्लिट करना है, पहले पानी के साथ आपने आधा बैग यूरिया डालना है। जब भी 20 से 25-30 दिन बाद पानी लगाएंगे, सारा पानी खाद एक साथ नहीं डालनी, उससे क्या होगा, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी और रिप्रोडक्टिव की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए स्प्लिट के अंदर डालें, पहले जो है आधा बैग यूरिया दूसरे पानी के साथ, फिर आप आधा बैग से कम आपने 10-15 किलो डालनी है अगर फूलों पे फसल नहीं आई। अगर फूलों पे फसल आ गई है तो कोशिश करें अमोनियम सल्फेट डालें कि उसमें सल्फर भी आपकी आ जाएगी। अदरवाइज आप उसके अंदर यूरिया के साथ 5 किलो सल्फर फी एकड़ डाल सकते हैं। उससे ना सिर्फ आप के दाने का वजन बढ़ेगा, प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि सल्फर जो है नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है और उससे प्रोटीन बनती है, दाना मोटा होगा, वजन बढ़ेगा और ऑयल कंटेंट भी उसके बढ़ेंगे। और जो पौधों की तादाद है वो 60,000 से 80,000 होनी चाहिए। ये जो 60,000 है ये मैं आपको बताता हूं आगे। और प्री इमरजेंसी के लिए स्प्रे है डुआल गोल्ड, बेस्ट इफेक्टिव है। पोस्ट इमरजेंसी अभी तक कोई जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ जिससे इसकी कंट्रोल और इफेक्टिवनेस हो। और जब इंसेक्ट पेस्ट थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा आने से पहले पहले आपने उसको स्प्रे कर देना है और उसे कंट्रोल करना है और मार्च के अंदर आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, पानी का भी एक दफा ख्याल इसमें बड़ा जरूरी है। आमतौर पे जब फलियां बन जाती हैं तो काश्तकार भी और लोग समझते हैं कि अभी से पानी की जरूरत नहीं है, हालांकि उस टाइम ये क्रिटिकल स्टेज होती है। आप पानी देंगे, आपका दाना मोटा होगा, वजन अच्छा बनेगा और हेल्दी दाना बनेगा। तो आपने सेकंड इरिगेशन इधर करनी है, इधर आपने सल्फर साथ देनी है या सल्फर वाली खाद डालनी है। और थर्ड इरिगेशन जब फलियां पूरी बन जाए और उसमें दाना बनने का अमल चल रहा हो तो उस टाइम आपने इधर भी हल्का पानी, लेकिन पानी इसमें गंदम की तरह भर के नहीं लगाना, या बिल्कुल लाइट इरिगेशन, इतना पानी लगाएं। अगर ज्यादा पानी लगाएंगे तो आपकी फसल गिरने के भी चांसेस हैं, तो इसलिए बिल्कुल लाइट इरिगेशन और मौसम बारिश को देखते हुए आपने पानी लगाना है। ये स्टेज है। अगर मैनुअल आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये कैनोला के अंदर स्टेज है कि आपकी 70% फलियां जो है ब्राउन हो जाए, दाना अंदर ब्लैक बनना शुरू हो जाए तो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लें। और ये राय के अंदर, क्योंकि राय शटर नहीं होता, इसमें 90% तक भी आप 80 से 90% तक जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, ये देखें, ये इस तरह शटर होता है और ये अगले साल उगता है उस फील्ड में और आपकी जो क्रॉप की जो यूनिफॉर्मिटी है और प्योरिटी है उसको मुतासिर करता है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम जो ग्रेन के अंदर मॉइस्चर इसके लिए रिकमेंडेड है वो 20 से 25% हार्वेस्टिंग मॉइस्चर होता है ब्रासिका के अंदर। लेकिन जो सबसे बेस्ट है कि आप कंबाइन हार्वेस्टर से करें, जो वीट वाला आम कंबाइन हार्वेस्टर है उसके साथ की जा सकती है। ये देखें आपके सामने, ये हम सुपर कैनोला का फील्ड है। इसके लिए आपको 90% से ज्यादा मैच्योरिटी पे जाना पड़ेगा। हाँ, 90% से ज्यादा आप मैच्योरिटी पे जाएंगे। इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको 60,000 और 80,000 का बताया था, इसमें आपने करना यह है कि आपने प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा रखनी है।
क्योंकि जब आप फलियां 90% फासले पे रखेंगे और 90% पे लेके जाएंगे अगर और गैप होगा प्लांट में, तो शटरिंग, हवा चलती है, तूफान आता है, आंधी या कोई ज़ालाबारी होती है, उसके से शटरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्लांट पॉपुलेशन 80,000 या 90,000 पे चली जाएगी, उससे क्या होगा, पौधे आपस में एक दूसरे के साथ फंस जाएंगे और जब बड़ा ब्लॉक एक लगा होगा तो वो जितना मर्जी तूफान आए वो हिलेगा नहीं, वो यकजा हुए खड़े रहेंगे पौधे और आपकी शटरिंग नहीं होगी। और इसमें आप देखें इसका हेड किस तरह रोल कर रहा है, जैसे ही पौधे को वो टच करता है तो पौधा अंदर उसके पैन में चला जाता है और शटरिंग लॉसेस